गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, उसका फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक्स एंड लोकस, उसका आज लेक्चर नंबर 8 और लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग PYQs कुछ करेंगे और अगली क्लास से हम लोग स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आज हमारा कुछ PYQ सेशन नंबर 2, पिछले क्लास में हमने सेशन नंबर 1 किया था। पहला क्वेश्चन है, ये सब पहले के क्वेश्चन है, 2003 के हैं। इफ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर के डिस्टेंट फ्रॉम, पहला पॉइंट है A1 B1 कॉमा होगा, दूसरा पॉइंट है A2 B2 कॉमा होगा, इज इफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस लोकस आपको दे दिया है A1 माइनस A2 x प्लस B1 माइनस B2 y प्लस C बराबर 0। ठीक है, तो आपको C का वैल्यू पूछ रहा है। इफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए। नो डाउट जब हम लोग स्लोप वगैरह पढ़ेंगे तो फिर इसको, इन्हीं क्वेश्चंस को करने का और भी बहुत तरीका है। ठीक है, अभी आप जो पढ़े हैं उस बेसिस पे देखिए कि अगर कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए P, जिसका मैं मान लेता हूँ HK नहीं, अल्फा कॉमा बीटा, इसका जो डिस्टेंस इस पॉइंट से है, इस पॉइंट से, वही इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे है, इक्विडिस्टेंट है। तो इससे क्या डिस्टेंट हो जाएगा, अल्फा माइनस A1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस B1 का स्क्वायर। ये होता है ना x माइनस x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। ठीक है, एंड ये हो जाएगा फिर इन दोनों, दैट इज अल्फा माइनस A2 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस B2 का स्क्वायर। यही लोकस है, और हमको ये दे दिया है कि लोकस एक्चुअली में ये आता है, तो फिर उसको कंपेयर कर लेंगे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर 2 अल्फा A1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2 बीटा B1, दिस इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा A2 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 बीटा B2। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो अल्फा को मैं अगर लिखूं तो यहाँ क्या हो गया, माइनस 2A1। ठीक है, ये उधर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं अल्फा कॉमन ले रहा हूं तो माइनस 2A1 इधर है और इधर आ जाएगा प्लस 2A2, ये वाला। ठीक है, चलिए, प्लस बीटा को देखिए, इधर से क्या है, माइनस 2B1 और इधर जब आ जाएगा तो प्लस 2B2, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, वेरी गुड। प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा A2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर बराबर। ये क्यों किया मैंने, सबको एक साइड ले आया। बट अब जब इसको आप इससे कंपेयर कीजिएगा तो आपको कोफिशिएंट्स को सेम बनाने होंगे। देखिए, ये है अल्फा 2A2 माइनस 2A1, अल्फा 2A2 माइनस 2A1 प्लस बीटा 2B2 माइनस 2B2 माइनस 2B1 प्लस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर माइनस। बट इसको आपको इससे कंपेयर करना है, तो ध्यान से देखिए, वहां 2 अगर बाहर ले लेंगे तो A2 माइनस A1 है और यहां पे A1 माइनस A2 है। तो सेम बनाने के लिए हम सब तरफ -2 से, 2 क्यों, जिससे ये हट जाए, और माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ A2 माइनस A1 है और हमको A1 माइनस A2 चाहिए, इससे डिवाइड कर देंगे। तो पहला हो जाएगा अल्फा A1 माइनस A2
प्लस बीटा B1 माइनस B2, ठीक है, प्लस हाफ, -2 से कर रहे हैं तो हाफ, और इस पूरे का निगेटिव, तो निगेटिव मतलब A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस B। सिंपल है, क्या किया, -2 से डिवाइड किया, क्यों किया, हमको ये लाना था, तभी तो हम मैच कराएंगे। अब देखिए अल्फा को रिप्लेस कर दीजिए x से, बीटा को y से, तो क्या आ गया, A1 माइनस A2x प्लस B1 माइनस B2y प्लस हाफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर बराबर 0। बस यही इक्वेशन दिया हुआ है, तो प्लस C दिया है, तो C आपका वही होगा जो हमारा ये पोर्शन आ गया। सो C इज हाफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस, यही आंसर हो गया। लेट मी चेक, C का वैल्यू जो है यही आएगा, ठीक है, हाफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्सपेंड करना था, इस फॉर्मेट में लाना था, क्योंकि आपको कंपेयर तभी आप कर सकते हैं। नो डाउट जब हम लोग पढ़ेंगे आगे स्लोप, तो इसको परपेंडिकुलर बाइस, ये लोकस बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो उससे भी हम लोग कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये आया था 2025 में, ये न्यूमेरिकल टाइप, इंटीरियर टाइप जो बोलते हैं ना, वो था। लेट ए, एक मिनट पॉज कर दीजिए, लेट A 4, -2, B 1, 1 एंड C 9, -3। A 4, -2, B 1, 1, C 9, -3 be the vertices of triangle ABC, vertices of triangle ABC, then the maximum area of the parallelogram, ये सिंबल होता है पैरेललोग्राम का, AFDE formed with vertices DEF on side BC CA AB, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC, A का कोऑर्डिनेट है 4, -2, B का है 1, 1 और C का है 9, -3, ठीक है। देन द मैक्सिमम इज द पैरेललोग्राम AFDE, FD कहाँ बन रहा है, BC पे, ये BC है, मान लीजिए ये D है, E कहाँ बन रहा है, CA पे, CA पे E बन रहा है, फिर F कहाँ बन रहा है, AB पे, ये F है। ये 3 पॉइंट है, ये नहीं दिया है कि वो कहाँ है, बस इसी तीनों लाइन पे है। तो पैरेललोग्राम AFDE, AFDE बेसिकली ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, AFDE, इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा, पूरे का आप तो एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट दिया है, तो आपको फॉर्मूला पता है। तो अंदर जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया क्या होगा, ये हम लोग ज्योमेट्री, मैंने कई बार बोला कि 9th 10th के कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट मैं आपको ऐसे समझाऊं कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, इसके अंदर अगर आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम मैक्सिमम एरिया उसी समय अटेन करता है जब इसका बाकी तीनों वर्टेक्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, एक तो वर्टेक्स ट्रायंगल का ही वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स तो यही है जो ये है, बाकी जो 3 वर्टेक्स है वो रेस्पेक्टिव साइड का मिड पॉइंट होगा, वो रेस्पेक्टिव साइड का मिड पॉइंट होगा, मतलब ये AB का मिड पॉइंट होगा, ये क्या BD का मिड पॉइंट होगा,
ये जो है AC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है, तभी आपको मैक्सिमम एरिया आएगा। ये प्रॉपर ज्योमेट्री का रिजल्ट है। प्रूफ कैलकुलस से भी होता है जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, बट वो हमारे अभी के जुरिस्डिक्शन से बाहर की चीज़ है। ज्योमेट्री से भी प्रूफ होता है। प्रूफ में बस यही है कि जो पैरेललोग्राम बनता है अंदर में किसी भी ट्रायंगल के, उसका मैक्सिमम एरिया उसी समय होगा जब ये सारे पॉइंट अपने अपने रेस्पेक्टिव साइड के मिड पॉइंट होते हैं। एंड उस केस में, वैसे केस में, जैसे ये बन गया A, इसको मैं बोल देता हूं C डैश, इसको A डैश, इसको B डैश, तो ये जो पैरेललोग्राम बन गया, ये इसका मैक्सिमम एरिया उसी समय होगा जब ये तीनों पॉइंट अपने अपने साइड के मिड पॉइंट होंगे। और मैक्सिमम एरिया कितना होगा पैरेललोग्राम का? मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा? अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, जो ABC ट्रायंगल है, उसका एरिया अगर मैं मान लूं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का, मेन ट्रायंगल का, तो पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम का जो बेस है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। लेकिन जो पैरेललोग्राम बनेगा इसके अंदर, उसका बेस भी इसके बेस के हाफ हो जाएगा। देख लीजिए आप, ये पढ़े थे ना रूल हम लोग कि ये वाला जो है, ये वाला थेल्स थ्योरम, ये जो है इसका हाफ हो जाता है। सिमिलरली हाइट जो है वो भी हाफ हो जाएगा। तो फाइनल जो पैरेललोग्राम का एरिया बनेगा वो B/2 इंटू H/2 मीन्स BH/4, और ये कितना था? BH/2, मतलब इसका हाफ। इसका मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं यहां लिख रहा हूं, मैक्सिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। यही रिजल्ट है। प्रूफ नॉट रेलिवेंट, आपको जानना है, आप 9th के ज्योमेट्री बुक में देख लीजिए, मिड पॉइंट से आता है, ये तीनों इसका मिड पॉइंट होगा। तो अब हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसका हाफ कर देना है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ x1, मैं इसको पहला ले लूँ तो 4, y2 माइनस y3, तो 1 माइनस माइनस 3 दैट इज 4, प्लस x2, तो x2 हो गया 1, y3 माइनस y1, तो -3 प्लस 2 दैट इज -1, प्लस x3 9, y1 माइनस y2, तो -2 -1 -3, तो कितना हो गया? 16 माइनस 1 माइनस 27। ठीक है, कितना हो गया? 16 में 1 गया 15, 15 में 27 गया -12, -12/2 -6, तो मॉड लेते हैं हमेशा, मॉड -6 दैट इज 6। मतलब ट्रायंगल का जो एरिया आ गया वो आ गया 6। तो अगर ट्रायंगल का एरिया 6 आया तो पैरेललोग्राम जो मैक्सिमम एरिया बनेगा वो 6/2 हो जाएगा, दैट इज 3। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आ गया 6। तो जो मैंने अभी बताया, समझाया आपको कि जो पैरेललोग्राम बनेगा उस पैरेललोग्राम, जैसे देखिए पैरेललोग्राम का मान लीजिए ये बेस है, ध्यान से देखिए ये बेस है, तो ये ट्रायंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस का हाफ हो गया। थेल्स थ्योरम यही है ना, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये इसका हाफ हो जाता है। तो पैरेललोग्राम का जो, पैरेललोग्राम का जो बेस है वो ट्रायंगल का बेस का हाफ हो जाएगा, B/2। उसी तरह हाइट पे अगर देखिए, भी पढ़े थे हम लोग कि अगर वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है तो ये जो हाइट है ये पूरे हाइट का हाफ हो जाएगा। वैसे भी सिमिलर ट्रायंगल है, जो रेशियो में ये होगा उसी रेशियो में ये होगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा, दैट इज H/2। तो BH/4 और इसका BH/2, तो इफेक्टिवली पैरेललोग्राम का मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल के एरिया के हाफ हो जाता है। तो ट्रायंगल का निकाल लिए 6, तो 6/2 इज 3, तो आंसर विल बी 3 यूनिट। अब है क्वेश्चन नंबर 3 ये 2000
20 में आया है। लेट ए 1,0, बी 6,2, सी है 3/2,6। ए 1,0, बी 6,2, 3/2,6 बी द vertices of triangle ABC if P is a point inside the triangle ABC such that triangle APC, triangle APB, triangle BPC have equal areas, then PQ का वैल्यू पूछ रहा है वेर Q जो है वो -7/6, -1/3। मतलब आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि P का जब कोऑर्डिनेट निकाल लीजिएगा, Q का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो PQ निकाल लीजिएगा। तो इसमें पहले ट्रायंगल देखिए कैसा है, ABC। A है 1,0, B है 6,2 और C है 3/2,6। P इज सच दैट APC, मान लीजिए P कहीं यहाँ है तो APC ये ट्रायंगल 1, फिर APB ये ट्रायंगल 2 एंड BPC ये ट्रायंगल 3। इसका बोलना है कि ये तीनों एरिया जो है सेम होंगे। फ्लैशबैक में जाइए, हमने पढ़ाया था सेंट्रॉइड का एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, जो सेंट्रॉइड होता है जब उसको वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो 3 ट्रायंगल बनते हैं, तीनों का एरिया सेम होता है। सेंट्रॉइड को वर्टेक्स से ज्वाइन कीजिए, 3 ट्रायंगल बनते हैं 1 2 3, तीनों का एरिया सेम होता है। ये हमने सेंट्रॉइड वाले टॉपिक में बताया था। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि P जो है वो इस ट्रायंगल का P must be centroid of this triangle, और सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट तो सबसे सिंपल है, x1 + x2 + x3/3। तो 1 + 6 7, अच्छा ये 3/2 है, तो 7 + 3/2 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 0 + 2, 2 + 6 8/3। तो इसको भी लिख देते हैं, 7 + 3/2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 7 14 3 17 8/3, मतलब ये हो गया 17/6 और 8/3। ठीक है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3। तो P का कोऑर्डिनेट निकल गया आपको, Q का कोऑर्डिनेट पता है, तो PQ कितना होगा, डिस्टेंस √दिस माइनस दिस, 17/6 माइनस है तो यहाँ पहले से माइनस है, प्लस 7/6 24/6 यानी 4, तो 4 का स्क्वायर। अब ये देखिए 8/3 माइनस पहले से है तो प्लस 1/3, 9/3 इज 3 स्क्वायर, तो √25 दैट इज 5। तो PQ का वैल्यू कितना आ गया 5 यूनिट। 5। इसमें बस यही कंसेप्ट था कि अगर कोई पॉइंट ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इक्वल पार्ट मीन्स इक्वल एरिया, इट मीन्स दैट पॉइंट इज सेंट्रॉइड ऑफ दैट ट्रायंगल। और ये हमने बड़ा अच्छे से, इनफैक्ट एक और प्रॉपर्टी बताई थी कि ये तीनों एरिया तो सेम होंगे ही, जो 6 एरिया बनते हैं, आप वापस जाइए उस पेज में जो मैंने पढ़ाया था सेंट्रॉइड में, कि जो 3 एरिया तो सेम होंगे ही बट 6 एरिया भी सेम होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द पॉइंट्स, ठीक है, 3A, 0, 0,3B एंड तीसरा है A, 2B। 3 पॉइंट है, 3A को, A भी हमको नहीं पता है क्या है, 3A, 0, 0,3B, A, 2B। ये पॉइंट क्या है, पहला वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा वर्टिसेज ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस में जिसका 2 साइड सेम हो और तीसरा सेम नहीं हो, थर्ड राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल,
एंड चौथा है दे आर कोलिनियर। ठीक है, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे जब कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट क्लास में, दैट इज स्लोप ऑफ ए लाइन, तब हर चीज का परसेप्शन आपका बदलेगा। बट अभी हमने जितना पढ़ा है, आप देखिए आपके पास 3 पॉइंट है, मान लीजिए ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट है 3,0, बी का है 0,3b एंड सी का है a,2b। तो अभी आपको कोलिनियरिटी हो या इक्विलेटरल हो या आइसोस्केलस हो, इसके लिए डिस्टेंस ही निकालना हमने पढ़ा है। तो हम लोग तीनों डिस्टेंस अगर निकालते हैं, तो मान लीजिए ए बी कितना होगा, ध्यान से देखिए, 3a माइनस 0 तो 9a स्क्वायर, 3b माइनस 0 तो 9b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 3 बाहर आ गया, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आया ना। ठीक है, BC कितना आया, BC, A में 0 गया तो a स्क्वायर, 2b में 3b गया तो b स्क्वायर। ठीक है, अब AC देखिए, AC 3a माइनस 2a तो 4a स्क्वायर एंड 0 एंड 2b तो 4b स्क्वायर। तो 2 बाहर ले लेंगे तो 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये आया मेरा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए तो आपको देखने पे मिलेगा कि BC प्लस CA इज इक्वल टू BA आ गया, है ना। BC √this प्लस CA √this प्लस 2 इंटू √this क्या हो जाएगा, 3 इंटू √this, और वो आ गया AB। तो जब BC प्लस CA, मान लीजिए अगर अब इसको आप BCA, ध्यान से देखिए, BC प्लस CA दिस प्लस दिस इज इक्वल टू होल लेंथ। इसका मतलब तीनों एक लाइन में है। अगर ट्रायंगल बनता तो दिस प्लस दिस विल नेवर बी इक्वल टू दिस। इनफैक्ट सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर सम ऑफ टू साइड इक्वल टू थर्ड साइड है, इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है। इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन में, एक सीध में, एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, चलिए इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट आपके फंडामेंटल के लिए। इफ 3 वर्टिसेज ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस के बारे में मैंने क्या बोला था, रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही, हर पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। उसमें 2 खास चीज है, दे बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इफ 3 वर्टिसेज ऑफ ए रोम्बस टेकन इन ऑर्डर, माने एक ही सीक्वेंस में लेने पे आर क्या क्या है, 2, -1, 3, 4, -2, 3, देन 4th वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये रोम्बस का शेप होता है, मान लीजिए ABCD। ए है पहला 2, -1, बी है 3, 4 वाली पॉइंट सही लिखा है, सी है -2, 3, और डी मान लीजिए अल्फा बीटा है। यही हमको निकालना है 4th वर्टेक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपको ए दे दिया, सी दे दिया, ठीक है, तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल लीजिएगा। ए और सी दो कोऑर्डिनेट है, बीच का निकाल लीजिएगा पॉइंट। बीच का पॉइंट मान लीजिए है ई। ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फार्मूला 2 - 2 0 तो 0, और 3 तो 3 माइनस ऐड करना होता है ना, 3 - 1 इज 2, 2/2 इज 1। तो ई का हमको कोऑर्डिनेट मिल गया 0,1। अब देखिए जो दूसरा डायगोनल है ये वाला, ये भी ई से पास करेगा, क्योंकि 2 लाइन है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। और सबसे खास बात क्या है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट किया, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस हमने यूज भी किया। और जो ये डायगोनल है ये वाला AC, वो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो हमको E जो है वो BD का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो
ई का मिड पॉइंट वाला फार्मूला फिर यूज करूं मैं, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका 3, इसका अल्फा, तो इससे हमको अल्फा आ गया -3, ठीक है ना। इन दोनों का मिड पॉइंट मुझे ई करना है और ई मुझे पता है। अब आ जाइए वाई कोऑर्डिनेट 1 है तो 4 + β/2, तो बीटा हो जाएगा 2 - 4 - 2, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, तो डी का कोऑर्डिनेट आ गया ये -3, -2, ठीक है। इसमें यही प्रॉपर्टी यूज होता है कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के या इन जनरल पैरेललोग्राम के, वो बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा और ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, रोम्बस में एक स्पेशल केस भी होता है, मतलब एक स्पेशल फीचर है, बाइसेक्ट भी करेगा और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, द लोकस ऑफ पॉइंट P which divides the line joining, पहला पॉइंट है 1,0 एंड दूसरा पॉइंट है 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, ये वेरिएबल हो गया 1,0 एंड 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3, ठीक है। चलिए, मतलब एक पॉइंट है मान लीजिए A, एक पॉइंट है B, A है 1,0 एंड B है 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, खाली 2 cos थीटा, 2 sin। P एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट HK ले लिए हम, ये इसको 2:3 के रेशियो में कट कर रहा है, A रेशियो है ना 2:3, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सेक्शन फार्मूला से आप H निकाल लीजिए, 2 × 2 cos थीटा, 4 cos थीटा, प्लस 3 × 1 दैट इज 3 बाई सम ऑफ m + n, तो 5 हो गया। इससे हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 5h - 3/4, ये लिख दिए। सिमिलरली k को देखिए, 2 × 2 sin थीटा, तो 4 sin थीटा, प्लस 3 × 0, तो 0 / 5, तो इससे sin थीटा क्या आ गया, 5k/4। बस, आपको पता है sin थीटा cos थीटा में क्या रिलेशन होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो 5k/4 का स्क्वायर प्लस 5h - 3/4 का स्क्वायर इज 1, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25k² प्लस 5h - 3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे 16 है, 4 स्क्वायर बराबर 16, तो 25k² प्लस 25h² प्लस 9 - 30h बराबर 16, यही है ना, 25 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 - 30, ठीक है। अब इसको एक फॉर्मेट में लिख दीजिए, 25h² प्लस 25k² - 30h इज इक्वल टू 7, तो -7 बराबर 0, 16 था और 9 था, तो XY से रिप्लेस कर दीजिए, 25x² प्लस 25y² - 30x - 7, यही मेरा इक्वेशन हो गया, 25x² प्लस 25y² - 30x - 7 बराबर 0। बाद में जब इसका एनालिसिस करेंगे तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन के लिए x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो ये एक सर्कल है जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो सिंपल था, हमने पैरामीटर एलिमिनेशन के बहुत क्वेश्चन किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी, कोऑर्डिनेट में भी, आपको थीटा को एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट है √1 - t² प्लस t अलग है, 0, रूट के अंदर है 1 - t², फिर प्लस t, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट। B का है
√1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, और यहाँ y कोऑर्डिनेट है t2। ठीक है, ये दो पॉइंट है A और B। क्या ये फिक्स्ड पॉइंट है? नो, क्योंकि ये पॉइंट डिपेंड कर रहा है t के वैल्यू पे, तो t एक पैरामीटर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है? मान लीजिए P पॉइंट मान लेते हैं मिड पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट h, k है, तो h क्या होगा? मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2। तो जब इसके x1 x2 को जोड़िएगा तो ये और ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस √1 माइनस टी स्क्वायर/2, तो दैट इज नथिंग बट ये आ गया। सिमिलरली k क्या आ जाएगा? k आ जाएगा y1 + y2/2, तो इन दोनों को जोड़िएगा 2t/2 इज t। तो h आ गया √this, k आ गया t। अब सिंपल है, आपको तो h और k में रिलेशन निकालना है, आपको तो t को एलिमिनेट करना है। तो यहां तो सिंपल दे ही दिया, जहां जहां t है वहां k रख दीजिए। तो h = 1 माइनस t है, t के जगह k रख दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आ गया? h² + k² = 1, या x² + y² = 1। ठीक है, क्यों मैंने बोला था कि hk को xy में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि hk एक स्पेसिफिक पॉइंट था आपका, hk एक पॉइंट था। अब जब लोकस लिखते हैं तो फाइनली उसको हम x और y में कन्वर्ट कर देते हैं, मींस p इसको सेटिस्फाई करेगा। और जब बाद में पढ़िएगा तो ये भी एक सर्कल का इक्वेशन है। तो हमने करीब 15-16 क्वेश्चन किए बेसिक कोऑर्डिनेट्स पे, लोकस पे, पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स पे, सेक्शन फार्मूला पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर कॉल्ड स्ट्रेट लाइंस। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, अल्फा, बीटा, ये एक पॉइंट है। अब हम लोग लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, इसका क्या इक्वेशन होगा। इक्वेशन मीन्स, मैंने पिछले क्लास में बताया था लोकस में, इक्वेशन मीन्स जो भी इस लाइन पे पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस लाइन पे होंगे। दोनों चीज है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो लाइन पे होगा, जो लाइन पे होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लाइन का क्या इक्वेशन होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग को 3-4 शेप पढ़ना है जेई के एग्जाम में, लाइन, फिर एक है पेयर ऑफ लाइंस। अब ये जेई सिलेबस में नहीं है, बट देन ऑल्सो वी विल टच इट, वी विल यूज स्टडी इट। फिर सर्कल मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर कोनिक सेक्शन में 3 है कॉमन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इनफैक्ट सर्कल भी कोनिक सेक्शन ही होता है, बट ठीक है, सिलेबस के हिसाब से जाइए तो स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। तो अगले, ये तो आज जो हमने अभी तक जो हमने पढ़ा वो फाउंडेशन था, कैसे पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन सब को यूज करके हम लोग ये सब शेप पढ़ेंगे। लाइन ऐसा शेप होता है, सर्कल ऐसा होता है, पैराबोला ऐसा होता है, मैं बस रफ बता रहा हूँ, इलिप्स ऐसा होता है, हाइपरबोला ऐसा होता है। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन शेप्स हैं, उसके इक्वेशन, उसके टेंजेंट, उसके बाकी प्रॉपर्टीज, उसके नॉर्मल, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे अगले 3 महीनों में, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगले 3 महीनों में हम लोग ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद के 3 महीनों में हम लोग अलजेब्रा का 3 टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल पढ़ेंगे। तो मार्च एंड तक 11th का पूरा सिलेबस वर्ड बाय वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। 1 अप्रैल से वी विल स्टार्ट क्लास 12th सिलेबस, जो अगेन 9-10 महीने चलेंगे, जो टेंटेटिवली जनवरी, जेई का जो एग्ज़ाम होता है जनवरी एंड में, तब तक हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। इसी तरह क्लास अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस खुद से बनाइए, सभी सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस कीजिए, रिवाइज कीजिए, PYQs बनाइए। थैंक यू।